हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में सिम्प्टोमोलॉजी ऑफ वायरल डिसीज़। वायरस रोगों के कुछ लक्षणों को देखेंगे, वो किस प्रकार से जब डिसीज़ फैलाते हैं तो उनमें उसको कैसे पहचानेंगे, उनके लक्षण क्या होंगे। तो विषाणु के संक्रमण के फलस्वरूप जो प्लांट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग लक्षण उनमें उत्पन्न होते हैं। ये सामान्य लक्षण या विशिष्ट प्रकार के होते हैं। विषाणुओं को पहचाना जा सकता है। इनमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा बाह्य लक्षण, मतलब एक्सटर्नल सिम्टम्स। सेकंड हम देखेंगे इंटरनल सिम्टम्स, मतलब आंतरिक लक्षण। थर्ड हमारा आ जाएगा कार्यकीय लक्षण, मतलब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। फर्स्ट देखेंगे जो बाह्य लक्षण, मतलब जो डिसीज़ होगा तो बाहरी लक्षण क्या दिखाई देगा। तो हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सिम्टम्स, वायरस के रोगग्रस्त प्लांट जो होते हैं, प्लांट की जो लीफ होंगी, लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट्स पर बाहरी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब ये किस तरह होते हैं उसको हम देखेंगे कि जो निम्न प्रकार के हैं। पहले देखेंगे हम जनरल एक्सटर्नल सिम्टम्स, मतलब सामान्य बाह्य लक्षण। तो पौधों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। दूसरा हम देखेंगे पौधों की जो कुल पैदावार, दूसरा हम लक्षण उसमें दिखाई देगा कि जो पौधे में कुल प्रोडक्शन जो होगा, पैदावार, उसमें जो है कमी हो जाती है। उसके बाद देखेंगे हम पौधे में जो लाइफ काल होता है, जीवन स्पैन कम हो जाती है। फिर हम देखेंगे इसके एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ लीव्स में जो पत्तियों के बाह्य लक्षण किस प्रकार से दिखाई देंगे। तो पत्तियों का रंग जो परिवर्तित हो जाएगा, यह भी निम्न प्रकार के हम देखेंगे, जैसे कि मोज़ेक है ना। फर्स्ट देखेंगे इस लक्षण के फलस्वरूप पत्तियों में पीले अथवा सफ़ेद रंग के धब्बे हरे रंग के बीच में दिखाई देने लगते हैं। जनरली प्लांट्स के लीफ जो है हमारे ग्रीन होते हैं, उनके बीच में इस प्रकार के धब्बे लीफ पर दिखाई देने लगेंगे। डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स में ये धब्बे जो हैं अनियमित, और मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स में ये धब्बे जो हैं निश्चित धारी के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ लीव्स में रिंग्स बन जाते हैं जिनका रंग पीला अथवा सफ़ेद होता है। फिर देखते हैं हम उनके सिरा उद्भासन में, मतलब वेन क्लियरिंग में जो डिसीज ग्रस्त लीफ होते हैं, रोगग्रस्त लीफ की जो सिराएं होती हैं स्पष्ट पीली अथवा सफ़ेद रंग की दिखाई देने लगती हैं। उनमें जो वेन क्लियरिंग लक्षण, उसको ही हम क्या कहेंगे, वेन क्लियरिंग लक्षण कहते हैं। जब सिराओं के किनारे में जो मृदुक हरे तथा बाकी पत्ती पीली दिखाई, जो शेष पत्तियां होती हैं वो क्या दिखाई देने लगती हैं, पीली दिखाई दे रही हैं। तो इस लक्षण को हम कहते हैं वेन बैंडिंग कहते हैं। फिर देखते हैं क्लोरोसिस, जब पत्ती का कोई भाग या संपूर्ण पत्ती पीले पड़ जाते हैं तो ये इसे हम हरिमहीनता कहते हैं। यह लक्षण तंबाकू और आलू में भी पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हम पीतन अथवा येलोजन, इस लक्षण के फलस्वरूप संपूर्ण पत्ती रंगीन अथवा विमिश रंग की हो जाती हैं अथवा पत्तियों पर किसी भी प्रकार के धब्बे नहीं दिखाई देते हैं। देखते हैं कि पत्तियों की जो कुरूपता अथवा विरूपण, इसके भी निम्न प्रकार होते हैं। उसमें देखेंगे हम पत्तियों में जो डिफॉर्मेशन ऑफ लीफ किस तरह से वो होते हैं। तो पत्तियों के किनारे कटे फटे अथवा लहरिएदार हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि जो लीफ होते हैं कभी कभी चमड़े के समान चरमिल हो जाते हैं उसमें, और पत्तियां छोटी रह जाती हैं जो मुड़कर एक गुलाबवत रचना या रोजेट बना लेती हैं। फिर देखते हैं कि पौधों का बौनापन, तो ये पौधों का बौनापन क्या होता है,
विषाणु के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे बौने रह जाते हैं। जनरली उनका जितना लंबा उनको ग्रोथ करना था उतना वो नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार पत्तियाँ, फल छोटे आकार के रह जाते हैं, जैसे कि बंद गोभी, मोज़ेक में पत्तियाँ जो परिपक्व होने से पूर्व ही क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। अब देखते हैं हम पुष्पन के लक्षण, मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये क्या होते हैं। तो प्रायः कंपोजिटी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी एवं कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में जो रोग के लक्षण हैं, रोग का कारण जो है पुष्प का आकार जो है छोटे रह जाते हैं, जिनके जो दल होते हैं पेटल्स चितकबरे हो जाते हैं तथा पुष्प देखने में कुरूप हो जाते हैं। इनकी जो गंध व रंग में परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी पुष्प समय से पूर्व झड़ जाते हैं और पौधों का जो प्लांट्स का आकार होता है वह भी छोटा ही रह जाता है। अब एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ स्टेम, इसमें देखेंगे कि जो पार्श्व कलिकाएँ होती हैं लंबवत फट जाती हैं। यह लक्षण वीजेस ब्रूम अथवा कुर्चिसम रोग कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जाइलम होते हैं, जाइलम टिश्यू तनों में अत्यधिक विकसित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप तने जो है फूल जाते हैं। फिर देखते हैं कि तनों में गर्तमय स्तंभ अथवा स्टेम पिटिंग लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि गन्ने में फिजी रोग के लक्षण, तने में पिटिकाएँ या गाल्स बन जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जड़ में किस तरह से जो रोग होते हैं, तो जड़ के बाह्य लक्षण क्या दिखाई देंगे। फ्लोएम जो है निक्रोसिस हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पार्श्व मूलें सूखने लगती हैं। नींबू के पौधों में जो रूट रोग होता है, रूट रॉट डिसीज हो जाता है। घाव, नासूर या ओल्ड टुम्बर के फलस्वरूप जड़ों में अत्यधिक ऊड बन जाता है। अब देखते हैं हम फ्लावर्स यदि हैं। अब देखेंगे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें यदि डिसीज हो जाए तो फलों के बाह्य लक्षण क्या दिखाई देंगे। फलों का आकार जो है छोटा रह जाता है, इनके रंग, आकार अथवा गंध में परिवर्तन हो जाता है। टमाटर के फल आकार में बढ़ जाते हैं। फल परिपक्व होने के पूर्व ही हम देखेंगे कि फल जो है परिपक्व होने के पूर्व ही इनमें क्या होगा, मातृ प्लांट्स से पृथक हो जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं। मस्सा जैसे कीलक जैसी संरचना फलों में बन जाती हैं। अब देखिए ये हो गया उनकी बाहरी सिम्टोम, जिसकी वजह से हम फल को या फूल या रूट्स या स्टेम में इन लक्षणों के आधार पर हम उन रोगों को, वायरल डिसीज़ को हम पहचान सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो आंतरिक मतलब अंदर की ओर इंटरनल सिम्टोम्स क्या क्या होंगे जब प्लांट्स में ये जो है रोग ग्रसित हो जाते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो वायरस जो होते हैं रोगग्रस्त प्लांट में बाह्य लक्षणों के अतिरिक्त कई आंतरिक लक्षण इंटरनल सिम्टोम्स भी दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक्स बॉडीज, तंबाकू मोज़ेक वायरस, गन्ना मोज़ेक, आलू मोज़ेक ना, ग्रसित प्लांट्स की कोशिकाओं में कुछ क्रिस्टली या रवाहीन रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें एक्स या एक्स बॉडीज़ कहते हैं। तंबाकू के जो रोगी प्लांट्स होते हैं इनकी संरचना तस्तरी नुमा होती है और जो लीव्स होती हैं बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसमें फिर देखते हैं हम जो इंट्रान्यूक्लियर इन्क्लूजन
कुछ विषाणु ग्रसित प्लांट्स जो होते हैं उनकी कोशिकाओं के जो न्यूक्लियस में तस्तरी नुमा रचनाएं पाई जाती हैं। फिर देखते हैं कि जाइलम में गोंद, गम इन जाइलम, कभी कभी जो जाइलम सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और इनमें गोंद जैसे पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण पौधा जो है मुरझा जाते हैं तथा उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर देखते हैं कि जो फ्लोएम में असमानताएं जो दिखाई देती हैं विषाणु से जब संक्रमित हो जाते हैं उस समय अधिकतर फ्लोएम की जो स्यू ट्यूब्स होती हैं जिसको बोलते हैं चालनी नलिकाएं तथा जो सखी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स में निक्रोसिस मतलब उत्तक क्षय हो जाता है, जिसके कारण जो फ्लोएम द्वारा बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ का संवहन होने लगता है। फिर देखते हैं उसमें कि अंतः केंद्रीय संरचनाएं, एंडोन्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कभी कभी जो न्यूक्लियस के अंदर जो है प्लेट लाइक जो प्लेट लाइक दस्तरीनुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कभी कभी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब कार्यकीय लक्षण, तो वायरस रोग के फलस्वरूप जो प्लांट्स की जैविक क्रियाओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम फिनॉल्स ऑक्सीकृत होकर निग्रोटिव क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ विषाणु के कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस, तो विषाणु के क्या क्या गुण होते हैं जो जब संक्रमण करते हैं तो संक्रामक विषाणु जो होते हैं और स्वस्थ पौधों पर संक्रमित हो जाते हैं, मतलब जो डिसीज होते हैं वो हेल्दी प्लांट्स पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे उसका थर्मल डेथ पॉइंट। जब हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर जिस पर 10 मिनट तक रखने से विषाणु मर जाते हैं, जो संक्रमण नहीं कर पाता है यह बिंदु भिन्न विषाणुओं में भिन्न होते हैं। टीएमबी तंबाकू मोज़ोइक में यह देखा गया है। सेकंड हम देखेंगे चिरजीविता, यह वह अवधि है जिसमें वायरस जो है एक्सट्रैक्ट के रूप में अपनी संक्रमणता बनाए रखता है। फिर देखते हैं कि परपोषी परिसर, कुछ जो विषाणु होते हैं, कुछ विषाणु कम पौधों को ही संक्रमित कर पाते हैं, जबकि अन्य विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स पर जो डिसीज़ होते हैं, वायरल डिसीज़ होते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि हम इसमें जो म्यूटेशन मतलब इनमें उत्परिवर्तन, तो विषाणु में उत्परिवर्तन करने की भी कैपेसिटी होती है। अब ये डिसीज़ हमारा बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार देखने के बाद हम इनको पहचान तो लेंगे। पहचानने के बाद हम इन रोग से ग्रसित प्लांट्स को किस तरह हम नियंत्रण कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम देखेंगे जनरली जो रोगग्रस्त प्लांट होते हैं पौधों का हम पहला देखेंगे रोगग्रस्त पौधों का विनाश करना चाहिए। तो कैसे, फसलों का भली भांति से निरीक्षण करना चाहिए, देखरेख करना चाहिए कि कहाँ पर कौन से हिस्से में विषाणु जनित रोग या कौन से हिस्से को प्लांट्स का रोगग्रस्त है या नहीं। यदि रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सीड मतलब बीजों का चयन। अगला हम देखेंगे कि बीजों का चयन, तो बीजों की ऐसी फसलों से प्राप्त करना चाहिए, मतलब बीजों को ऐसी फसलों से प्राप्त करना चाहिए जिनमें किसी भी प्रकार के वायरस रोग नहीं होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी कुल के पौधों के बीज तथा गन्ने, आलू,
अन्य प्लांट्स जो पादप अंग जो बीजों की भांति प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए जिनमें किसी प्रकार का भी विषाणु जनित रोग ना हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम उसमें ट्यूबर इंडेक्सिंग, मतलब जो ट्यूबर इंडेक्सिंग मतलब इस विधि में जो आलूओं की फसल को जब हम खोदते हैं उस समय अपनानी चाहिए जिस समय हम आलू को निकालते हैं। इस विधि में जब खुदाई के समय स्वस्थ आलू काट लिए जाते हैं जिन पर स्याही के निशान लगा दिए जाते हैं, इसे हम ट्यूबर इंडेक्सिंग कहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इन जहाँ निशान लगे हुए हैं आलू को कीट आरक्षित गमलों में बोया जाता है और इस प्रकार जो वायरस जनित रोग ग्रहण करने वाले प्लांट्स को अलग करके केवल स्वस्थ आलूओं को छांट लिया जाता है जो अगली फसल बोने के लिए बीजों के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो रोग निरोधक जातियों का प्रयोग। तो रोग निरोधक पौधों की जातियों के प्रयोग में से हम जो वायरस रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। अनेक साइंटिस्ट ने बताया कि वैज्ञानिकों ने कि सेम की जो कनकुती जाति मिर्च की पूरी लाल तथा पूरी नारंगी रोग निरोधक जातियों की खोज की है जिन पर विषाणु का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे पौधे जो है रोगग्रस्त होने से बच जाते हैं। इसी तरह देखते हैं हम उसके जैविक नियंत्रण मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह हम कर सकते हैं। तो जो डिसीज होते हैं, कुछ विषाणु जो हानिकारक कीटों पर पैरासाइट होते हैं, अतः उन विषाणुओं का छिड़काव करके उन विषाणुओं का जो है छिड़काव करके इन कीटों को नष्ट किया जा सकता है। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल इसी को कहते हैं। इस प्रकार से जो वायरस जो प्लांट को आक्रमण नहीं कर पाते हैं। कीटों की मृत्यु हो जाने के कारण जो है स्वस्थ पौधे वायरस रोग नहीं फैल पाते हैं स्वस्थ हेल्दी प्लांट्स में। इस तरह हम देखते हैं। फिर उसके बाद विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार जो देखते हैं कि टीएमवी जो तंबाकू मोज़ेक वायरस को एक्स किरणों द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। इसी प्रकार केमिकल उपचार मतलब रासायनिक उपचार, तो विभिन्न प्रकार के जो वायरस होते हैं, निमेटोसाइट्स तथा अन्य रासायनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलाकर नष्ट किया जाता है और मोज़ेक वायरस इस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। कीटों का विनाश मतलब फसलों पर वायरस रोग फैलने और वाले कीटों को क्या करते हैं छोड़कर अन्य को नष्ट कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप वायरस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। चुकंदर में ये येलो वायरस फंक वाले कीटों द्वारा फैलता है, इन्हें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसी तरह किसानों को चेतावनी के द्वारा तंबाकू के खेतों में काम करने वाले मजदूर को धूम्रपान नहीं करने देना चाहिए तथा तंबाकू नहीं खाने देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक खेत में कार्य करने के पश्चात उनके हाथों को भली भांति साबुन से साफ करा देना चाहिए ताकि वो दूसरे खेत में उनके हाथों के माध्यम से यह ना फैले। इस प्रकार हम देखते हैं कि टैप क्रॉप अर्थात रोकने वाली फसल, ऐसी फसल जिनके ऊपर कीट अपने अंडे देते हैं, उन्हें आर्थिक महत्व की फसलों के चारों ओर क्या करते हैं उगाना चाहिए, जिससे जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की फसलों पर ये आक्रमण करने पर कीट जो है टैप क्रॉप से आकर्षित होकर उसी पेड़ पर अंडे देते हैं, जिसके पश्चात क्या होता है जो टैप क्रॉप को
काट कर जला दिया जाता है, जिससे ये कंट्रोल जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की फसलों को हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। फिर देखते हैं कि हम शस्य चक्रीकरण मतलब क्रॉप रोटेशन, रोग उत्पन्न करने वाले जो विषाणु को नष्ट करने के लिए फसलों का चक्रीकरण भी करना चाहिए। इस तरह हम कुछ इंटरनल एक्सटर्नल डिसीज़ और फिर रोगों का कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में देखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वो जो डिसीज़ होते हैं वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो तंबाकू का जो मोज़ेइक वायरस है, टोबैको मोज़ेइक वायरस, उनको हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अब लगभग 300 से भी अधिक ऐसे विषाणु का पता लगाया जा चुका है जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, तंबाकू के मोज़ेइक विषाणु की संरचना का अध्ययन से कर सकते हैं। इसके आविष्कारक जो है इवानोव्स्की द्वारा सन 1892 में किया गया। इन्होंने आइसोलेट तथा क्रिस्टलीकरण का श्रेय जो है WM स्टेनले 1935 को है। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखते हैं। तो सर्वप्रथम तंबाकू के जो शिशु लीफ में वेन क्लीयरिंग के लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ पिक में दिखाई दे रहा है आप लोग को। और इनके पश्चात हम देखते हैं मोटलिंग अवस्था के लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। जब हम तंबाकू की पत्तियां जो मैच्योर हो जाती हैं, आकार में बढ़ जाती हैं, तब इनमें कुछ गहरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और जो अनियमित आकार की क्लोरोसिस्ट संरचना बना लेती है, जिससे पौधे में ग्रोथ जो है रुक जाता है। पत्तियों में स्पष्ट रूप से मोज़ेइक लक्षण दिखाई देने लगता है। तंबाकू का मोज़ेइक वायरस रॉड लाइक होता है, जिसमें केंद्रक में एक RNA कोर होता है। यह छड़नुमा आकृति एक यूनिट लिपिड से लिपटी रहती है, जिसके फलस्वरूप एक खोखली छड़ बन जाता है। RNA कोर एवं प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। यह वायरस रोगी पौधों के रस से निकलता है तथा कई वर्षों तक जीवित रहता है। इस प्रकार हम इसकी जो TMB की संरचना है, टोबैको मोज़ेइक वायरस की संरचना को अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस बीच में देखेंगे कि हम TMB वायरस की संरचना कैसी होती है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।